हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की क्लास। और ये है मॉडल टेस्ट नंबर आपका 51। जी हाँ, बिहार शिक्षक बहाली 2023 से। और ये आपका 1 to 5 का दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सामान्य अध्ययन अभी हम देखेंगे ये आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है, जहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर एक चैप्टर से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और महत्वपूर्ण आज साइंस के सवाल देखेंगे और उसके अलावा कुछ सामान्य अध्ययन भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी। एग्जाम में दोस्तों आपको सवाल जो पूछा जाएगा ये बिल्कुल आपका यही एनसीईआरटी एससीईआरटी से आपको सवाल पूछे जाएंगे। ये आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मात्र 251 अभी इसमें चार्ज है। 50% दोस्तों इसमें ऑफर है, अभी डिस्काउंट कर दिया गया है। तो फटाफट आप इसमें जुड़ जाइएगा और ले लीजिएगा। सारे आपको पीछे जितनी क्लासेज हुई है ना, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे 9, 10 के हैं उनकी भी क्लास चल रही है ना। जो सामाजिक विज्ञान के 9, 10 के जो बच्चे हैं उनकी भी क्लास चल रही है। और उसमें आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, पूरा आपको करवाया जा रहा है। 6 क्लास से लेकर के दोस्तों आपका 10 क्लास तक आपको पूरा कंप्लीट हो रहा है, जिसमें ज्योग्राफी भी हो गया है अभी और हिस्ट्री हो गया है, पॉलिटी भी अभी आज क्लास 10 से आपका आज शुरुआत होगा 9 बजे से। ठीक है, तो ये 9 बजे से चल रही है क्लास और आपकी 7 PM से आपकी 2 क्लास चल रही है ना। 7 बजे से आपका 1 to 5 के लिए है और रात में आपको मिलेगा दोस्तों आपका 9, 10 बच्चे के लिए। ठीक है, तो चलिए, और ये नंबर आपको दिया गया है जहां से आप फोन पे गूगल पे मात्र 251 पे करके, जो लोग भी पे करेंगे तो ये व्हाट्सएप जो नंबर आपको दिया गया है, दोनों नंबर आपका सेम ही है, तो आप इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना है पे करके और फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको सारे मटेरियल आपको पर्सनली मिल जाएगा। फिर आपको डेली वाइज फिर ग्रुप में भी मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, कोई मंथली चार्ज नहीं है और एक ही बार आपको यहाँ पर सारा आपको मिल जाएगा। डेली आपको क्लास भी मिलेगी और सारी तैयारी भी यहाँ पर चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल, समय ज़्यादा नहीं गंवाना है और बिल्कुल समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप लोग भी अपना समय इधर उधर मत गवाइए, तैयारी में लगे रहिए। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, मात्र आपके पास अब लगभग 40 से 50 दिन है और इसी में दोस्तों आपको तैयारी करनी है ना। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए, तो आज का पहला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ना। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, और यहाँ पर हम पूरा डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा सवाल हम बताते चलेंगे। तो वीडियो को एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को दोस्तों। ठीक है, तो लंबी हड्डी जो है दोस्तों वो है आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सबको पता है फीमर, यानी कि जो जांघ वाली हड्डी होती है ना, हमारी जो जांघ की हड्डी जो होती है दोस्तों, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसको कहा जाता है फीमर। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है टिबिया। तो टिबिया क्या होता है दोस्तों? ये पैर की हड्डी जो होती है ना, इसको कहते हैं टिबिया, है ना। याद रखिएगा, पैर की हड्डी को क्या कहते हैं जी? तो टिबिया कहते हैं, याद रखिएगा। और बाह की हड्डी को क्या कहते हैं? तो बाह की हड्डी, जो आपके हाथ है, बाह है, इसकी हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहा जाता है बाह की हड्डी को, है ना। तो जांघ की हड्डी को फीमर, पैर की हड्डी को टिबिया और हाथ की हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वो आपकी जबड़े वाली हड्डी है ना। आपका जो जबड़ा है, वो जो हड्डी है दोस्तों, ये शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होता है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी, बताइए दोस्तों, है ना, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो कान की हड्डी होती है। आपकी जो कान है ना, तो कान में दोस्तों हड्डी होती है ना, इसको कहते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेपिस जो होता है दोस्तों, ये सबसे छोटी, सबसे मतलब कान की सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी, है ना। आपको लगता है कि कान में हड्डी नहीं है, लेकिन वो हड्डी है ना, वो बहुत नॉर्मल हड्डी है आपका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाती है? बताइए, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं दोस्तों थिग्मोनेस्टी। क्या कहते हैं? थिग्मोनेस्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, है ना। कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा और हमें कोई फायदा नहीं है ना। आप सभी के लिए मैं ही कहता हूं कि ये कमेंट करते चलिए ताकि आपको याद हो जाएगा, पता चलेगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
थिग्मोनेस्टी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटी जीवित पक्षी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है ना, पक्षी। तो पक्षी में दोस्तों सबसे छोटा है, आपको पता होगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है, हमिंग बर्ड है ना। और हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अंडा किसका होता है, तो ये हमिंग बर्ड ही है। जो पक्षी छोटा है तो इसका अंडा भी छोटा ही होगा ना, है ना। तो सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का ही होता है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है भाई साहब, तो दुनिया का सबसे जो बड़ा पक्षी है वो है आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है, याद रखिएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे विशाल काय पशु अगर कहा जाए, सबसे विशाल काय पशु, तो वो हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल, है ना। क्या हो जाएगा जी? ब्लू व्हेल हो जाएगा आपका सबसे विशाल आपका पशु हो जाएगा, है ना। इसको स्तनधारी है आपका, है ना। ब्लू व्हेल क्या है? तो स्तनधारी है। सबसे ऊंचा पशु क्या हो जाएगा? तो ऊंचा में जिराफ आता है। जिराफ का देखते हैं ना कितना गर्दन लंबा रहता है, तो सबसे ऊंचा हो जाएगा आपका दोस्तों जिराफ हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पशु कहे तो बाघ है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु, है ना। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सॉरी, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आपका गौरैया, है ना। यानी घर का जो गौरैया होता है ये बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुउद्देशीय जानवर नहीं है? बताइए, बहुउद्देशीय जानवर नहीं है दोस्तों। तो जो अमीबा है आपका, है ना, अमीबा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये बहुउद्देशीय जानवर नहीं है, ये बहुउद्देशीय जानवर में नहीं आता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर सवाल कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, कई बार पूछा गया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है मेरे प्यारे, है ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन भी आपको ऑप्शन में देता है कभी कभी, है ना। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे सी नंबर, है ना। क्या हो जाएगा? सी नंबर। और डार्विनवाद सिद्धांत भी दोस्तों यही दिए थे, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? है ना, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो क्या होगा? विल्ली जो है दोस्तों, है ना, विल्ली है, बिल्ली मत समझ जाइएगा, विल्ली VILLI, है ना। विल्ली जो है ये आपका परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक जवाब। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7 कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, नीली क्रांति किससे है? तो नीली क्रांति आपको पता है दोस्तों मछली से है ना, मछली उत्पादन से है दोस्तों आपका नीली क्रांति, यानी कि मत्स्य उत्पादन, ठीक है। इसी को कहते हैं आप मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति, ठीक है। अब हमको आप बताइए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ना। श्वेत का मतलब उजला, तो अंडा दूध कैसा होता है? उजला, है ना। तो श्वेत क्रांति हो जाएगा आपका दुग्ध से, है ना। श्वेत क्रांति हो जाएगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन, ठीक है। रजत क्रांति किससे है दोस्तों? है ना, रजत क्रांति हो जाएगा आपका अंडा उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन से हो जाएगा आपका। अगर पूछे पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे हो जाएगा? पीली क्रांति हो जाएगा आपका तिलहन से, है ना, तिलहन, पीली क्रांति, याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट बताते चलिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली, है ना, झींगा मछली है दोस्तों आपका गुलाबी क्रांति। अगर कहे दोस्तों सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति हो जाएगा फल उत्पादन से, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे हरित क्रांति, तो ये हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, यानी कृषि उत्पादन से हरित क्रांति दोस्तों, ठीक है। ये सारे आप क्रांति याद रखिएगा, एक क्रांति आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? है ना, विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को। क्या कहते हैं जी? वायरोलॉजी, है ना। सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, है ना, और आपको कमेंट करते करते लिखते लिखते आपको भी पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम रिवीजन आपका डेली में पूरा करवा देता हूं ताकि आप लोग को कहीं फिर आने जाने की जरूरत नहीं पड़े। जीव विज्ञान,
यानी कि बायोलॉजी जो होता है ये जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित होता है आपका जीव विज्ञान। विषाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा आपको वायरोलॉजी। ये सारे सवाल आपका हो गया आपका। देखिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये है मिट्टी का अध्ययन, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है ना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है सबसे अधिक तन्य है। तो सबसे अधिक तन्य धातु होता है आपका सोना, है ना। क्या होता है, सोना होता है। और सोना बाबू तो सबको पसंद है कि नहीं, सोना बाबू सबको पसंद है। आंसर हो जाएगा आपका सोना सबसे अधिक तन्य धातु ये होता है ना। तन्य का मतलब हो गया ना कि इसको खींच करके आप कितनों लंबा कर सकते हैं दोस्तों, है ना। खींच करके आप इसको तार बना दीजिए, है ना, बहुत लंबा कर सकते हैं, बहुत पतला कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा तन्य होता है आपका, ठीक है ना। चलिए जी, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है बताइए। तो एल्युमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट, याद रखिएगा, ये कई बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बॉक्साइट होता है दोस्तों उड़ीसा में आपका, सबसे ज्यादा कहाँ होता है बॉक्साइट, उड़ीसा में होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है। देखिए हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है, कितने किडनी होती है, 2 किडनी, है ना। तो जब हमारी जो किडनियां है ये काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव्य को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। किडनी का काम क्या है दोस्तों, तो साफ करना, है ना, किसी भी चीजों को क्या करना है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये जो कार्य करना अगर किडनी बंद कर दे दोस्तों तो क्या फिर किया जाता है, तो इसको डायलिसिस किया जाता है ना, डायलिसिस किया जाता है मशीन के द्वारा दोस्तों। आंसर हो जाता है आपका डी नंबर आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको कहते हैं डायलिसिस, डी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। डायलिसिस क्या है, तो एक रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है ना, मशीनों के द्वारा होती है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करेगा बताइएगा जल्दी से, पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करेगा दोस्तों, चांदी है, तांबा है, सीसा है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपको कैल्शियम। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका कैल्शियम ही हो जाएगा जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किस चीज में, तो दूध में, है ना। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो डेली दूध पीजिए, है ना, और कम से कम आपको 250 ग्राम तो 1 गिलास तो दूध आपको डेली पीना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है ना, तभी आपको स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि दूध में दोस्तों सारे विटामिन है, याद रखिएगा आपको, है ना। सिर्फ विटामिन सी नहीं है आपका दूध में, बाकी सारे विटामिन है ना। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं बताइए। पत्ती जो होता है, पत्ता होता है ना, है ना, किसी भी चीज का पत्ता, है ना, तो पत्ता का दोस्तों निचले सतह का जो छोटे छिद्र होता है इसको क्या कहते हैं, इसको रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो छोटे छिद्रों को दोस्तों रंध्र कहते हैं, रंध्र रंध्र रंध्र, है ना, याद रखिएगा रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों, ठीक है ना। पत्तियां का कार्य क्या होता है ना, जो पत्ती होते हैं पेड़ पौधे में दोस्तों, उसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन में क्या करते हैं, तो वो सहायक करते हैं। पत्तियां का बहुत ज्यादा उपयोगी है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए मूत्र प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है ना, तो मूत्र प्रणाली का जो हिस्सा नहीं है दोस्तों ब्रानकाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रानकाई जो हो जाएगा दोस्तों ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मूत्र प्रणाली का जो हिस्सा होता है बहुत सारा होता है, जैसे एक जोड़ी वृक्क, तो वृक्क भी इसी से जुड़ा हुआ रहता है आपका, क्योंकि वृक्क का काम ही है दोस्तों कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालना, है ना, उसको फिल्टर करके क्या करना है, बाहर निकालना। तो किडनी जो है ये आ जाएगा मूत्र आपको प्रणाली में ही आ जाएगा, आपका मूत्राशय आ जाएगा, मूत्र मार्ग आ जाएगा, मूत्र वाहिनी आ जाएगा, ये सारे हो जाएंगे आपके मूत्र मार्ग के, ये सारे हिस्से हो जाएंगे आपके, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी जो है ब्राकाई, इसमें नहीं आता है। अगला सवाल है दोस्तों आपका 14 नंबर, यानी 14 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल परिवहन का क्या कार्य करता है। देखिए जल परिवहन क्या कार्य करता है यह बताना है। जल परिवहन कार्य करता है जाइलम, है ना, जाइलम हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नंबर। पौधों में जल परिवहन का जो कार्य करता है वो जाइलम का कार्य है, जल परिवहन का
कार्य करना। ठीक है, फ्लोएम का क्या कार्य है दोस्तों? फ्लोएम का कार्य है कि पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तो फ्लोएम का कार्य है कि पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको अन्य भागों में पहुंचाना। और जाइलम का क्या कार्य है कि जल को परिवहन करवाना आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज से जल और ज से जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम का कार्य है दोस्तों सभी जगह भोजन को पहुंचाना आपका, अन्य जो पोषक तत्व हैं उसको पहुंचाना आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर। और ये फ्लोएम और जाइलम बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना, जितने भी सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आसानी मत लीजिएगा ना, खेला मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखिएगा आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर की, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आज जो टेस्ट नंबर है ना वो 51 नंबर टेस्ट है, और डेली जो टेस्ट होती है आपकी 7 PM में हो रही है फिलहाल। ये पहले 3 बजे चलती थी, अब 7 बजे कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे हो 7 बजे हो, है ना। और इसको अगर लाइव नहीं देख पाते हैं बाद में देख लिया कीजिए, है ना, जैसे देखना है, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको बहुत इसमें फायदा होगा एग्जाम में दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत लगा है तैयार करने में। बताइए कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग, है ना। क्लोनिंग के द्वारा दोस्तों, मतलब कि क्लोनिंग के द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्लोनिंग, है ना। सबसे पहला क्लोन किसका तैयार किया गया था ये भी पूछा गया है ना। तो क्लोनिंग कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं। वर्ष 1997 में, 1997 की ये घटना है, यानी कि डॉली, नाम सुने होंगे, डॉली, नहीं सुने तो सुन लीजिए, है ना। डॉली नामक भेड़ का क्लोन सबसे पहले बनाया गया था 1997 में आपका। ठीक है, डॉली नामक क्लोन, ये कई बार एग्जाम में भी आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है क्या कहलाते हैं? तो ये सारे चीज को क्या कहते हैं दोस्तों? ये सारे चीज को कहा जाता है आपका, ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, बी नंबर है संभावित संसाधन, या सी है आपका अजैविक संसाधन, और डी है जैव संसाधन। इसी को तो कहते हैं भाई साहब जैव संसाधन। इसको क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, यानी कि मनुष्य है, वनस्पति है, जीव जंतु है ना, पशुधन है, जीवमंडल है, इन सभी से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है ना, इसी को कहेंगे जैव संसाधन। और जिसमें जीवन नहीं हो, है ना, जिसमें जीवन नहीं हो दोस्तों तो उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन, है ना। जिसमें जीवन नहीं हो उसको कहेंगे अजैव संसाधन, जिसमें जीव हो कहेंगे जैव संसाधन, याद रखिएगा, है ना। जैसे कि मिट्टी है, हवा है, पानी है, धातु है, ये सभी चीज क्या आ जाएंगे? अजैव, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। मिट्टी में जीवन है नहीं, हवा में जीवन है नहीं, पानी में जीवन है नहीं, तो ये हो जाएंगे आपके अजैव संसाधन में आपका। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, जीव जंतु है, मत्स्य है, पशुधन है, तो ये सब आएंगे जैव संसाधन में। ठीक है, चलिए अब जैसे आपसे पूछा जाए दोस्तों सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका नवीकरणीय, है ना। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सारे नवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे आपके। अब जैसे आपसे कह दिया जाए जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये हो जाएंगे आपके अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए ये सभी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको दोस्तों, है ना। छोटे छोटे चीजों को क्लियर करते चलिएगा एकदम। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 17 नंबर। कोई भी सवाल रहे तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका बाद में जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं बाद में उसका कमेंट का जवाब दे दूंगा। सौर मंडल की खोज किसने किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सौर मंडल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कोपरनिकस, है ना। कोपरनिकस थे दोस्तों, सौर मंडल की खोज किए थे। कोपरनिकस दोस्तों कहाँ के थे? तो ये थे पोलैंड के निवासी। कहाँ के थे भाइयों? तो ये थे आपके पोलैंड के निवासी थे, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सूर्य है ना, ये जो सूर्य है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, और तथा इसकी चारों ओर क्या कर रहे हैं? तो प्रक्रिया कर रहे हैं आपका, है ना। ब्रह्मांड के ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये बताए थे आपका। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था आपका वास्को डी गामा भारत, है ना। कहाँ आया था? तो कालीकट केरल में पहुंचा था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए, और न्यूटन से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपिया, नाम सुने होंगे, बताइएगा। प्रिंसिपिया जो ये पुस्तक है दोस्तों, ये न्यूटन की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपका न्यूटन का, याद रखिएगा, न्यूटन के गति के नियम से संबंधित। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 18 नंबर। निम्न में से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? बताइए, मिश्रित धातु दोस्तों नहीं है, ये आपको बताना है।
है ना। मिश्रित धातु जैसे तांबा है, पीतल है, कांसा है, चांदी है। देखिए चांदी जो होता है ना ये मिश्रित धातु नहीं होता है आपका, ठीक है। चांदी जो होता है ये मिश्र धातु नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। अब जैसे टाका है दोस्तों, है ना, तांबा होता है, पीतल होता है, तो पीतल किससे मिलकर के बनता है ना। पीतल जो बनाया जाता है ये तांबा और जिंक से बनता है आपका, है ना। कॉपर प्लस जिंक से बनता है दोस्तों आपका पीतल, याद रखिएगा। कांसा किससे बनता है दोस्तों, तो कांसा बनता है दोस्तों तांबा और टीन से आपका बनता है ना। कॉपर प्लस टीन से बनता है आपको तांबा, है ना, सॉरी कांसा, याद रखिएगा आपका। और तांबा टाका किससे बनता है, टीन प्लस सीसा से बनता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है, बताइए मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है किसका दोस्तों, तो मस्तिष्क जो है ना ये तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है मेरे भाइयों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मस्तिष्क जो हमारा है आपका जो है ये आपका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वयस्क व्यक्ति है जैसे आप हैं तो आपके मस्तिष्क का वजन कितना है, भार कितना है, तो ये हो जाता है 1350 से लेकर के 1450 ग्राम तक इसका भार होता है दोस्तों, ठीक है। मस्तिष्क का वजन भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, है ना। मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क का काम क्या है दोस्तों, तो सोचना, जो आप सोचते हैं दोस्तों, है ना, जैसे कि मस्तिष्क के द्वारा सोच सकते हैं। शारीरिक संतुलन जो हमारा बना रहता है ना। अब जैसे आपको मच्छर काटे तो तुरंत हाथ आपका कहाँ पहुंच जाता है मच्छर को मारने के लिए, तो ये शारीरिक संतुलन बनाता है आपका मस्तिष्क। इसका काम इस मतलब सूचना कौन दिया, तो मस्तिष्क नहीं दिया ना, कि देखो वहां मच्छर काट रहा है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि पहले स्तनपायी क्लोन का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लोन से संबंधित मैंने अभी आपको बताया था। और पहले स्तनपायी जो क्लोन था दोस्तों वो था आपका भेड़, है ना, वो था भेड़। और भेड़ का नाम क्या था, तो भेड़ का नाम था डॉली। जी हाँ, नाम तो बहुत बढ़िया रखा था डॉली, है ना। तो भेड़ का नाम था आपका डॉली। बहुत सारे लोग भेड़ भी मार देंगे, नहीं, उसको मारना है डॉली, ठीक है। क्योंकि पहले स्तनपायी जो क्लोन था दोस्तों वो भेड़ का बनाया गया था और वो उसका नाम था आपका डॉली, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका सी। और इस डॉली की जो मृत्यु हो गई थी 2003 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 21 नंबर। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 21 प्रश्न है दोस्तों कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे, है ना। कह रहा है कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और उसको क्या करता है, जला देता है। अब कह रहा है कि आपका एक विद्यार्थी जो है इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप भाई साहब, आप क्या करेंगे जी, तो विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठे करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करने को कहेंगे आपका दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका सही यहाँ से जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बताइए दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है। देखिए जिम कॉर्बेट जो है ना ये उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ है जी, उत्तराखंड में है आपको जिम कॉर्बेट। अगर आपसे पूछा जाए कि सरिस्का कहाँ है, तो सरिस्का हो जाएगा दोस्तों सरिस्का, है ना। सरिस्का जो हो जाएगा ये राजस्थान में हो जाएगा। सरिस्का के अलावा दोस्तों केवला देव, बताइए दोस्तों केवला देव कहाँ है, तो केवला देव भी आपका राजस्थान में है ना। सरिस्का है, केवला देव है, घाना है, ये सारे कहाँ है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कौन सा दोस्तों आपका राष्ट्रीय पार्क है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा वन अभ्यारण्य जो है वो हो जाएगा दुधवा, है ना। कई बार पूछा है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और आपका दुधवा का अलावा चंद्रप्रभा, है ना, याद रखिएगा चंद्रप्रभा कहाँ है, तो चंद्रप्रभा भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में ही है आपका, ठीक है। गिर अगर पूछे तो गुजरात में है दोस्तों आपका गिर, है ना। गिर कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा आपका, ठीक है, गिर गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 23 नंबर। 23 नंबर वाला प्रश्न है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है। देखिए अपने गर्दन को कह रहा है ना कि झटके से क्या करेगा, आगे पीछे करने वाला जो पक्षी है वो है मैना, ठीक है, वो है मैना। कबूतर नहीं करेगा, तोता भी नहीं करेगा, उल्लू भी नहीं करेगा, मैना करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए
कबूतर जो है दोस्तों, कबूतर को कहते हैं शांति का प्रतीक, इसको माना जाता है कबूतर को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है ना। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। कबूतर आपको सफेद मिलेगा, भूरा मिलेगा, धूसर मिलेगा, है ना, प्रत्येक रंग का आपको कबूतर देखने को मिल जाएगा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगूल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बताइए कौन सा वन्य जीव संरक्षण जो क्षेत्र है वो हंगूल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो 24 का हो जाएगा आपका दक्षिग्राम। ठीक है, दक्षिग्राम जो है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना। कहाँ है, तो दक्षिग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है और ये हंगूल मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा आपका। ठीक है, दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है। सरिस्का कहाँ है दोस्तों, तो सरिस्का भी आपको बताए थे राजस्थान में है आपका, है ना, सरिस्का राजस्थान में है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है आपका, भी बताए थे आपका, है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। चलिए और चलते हैं आगे हम, है ना। अगर पूछे रानी खेत कहाँ है दोस्तों, तो रानी खेत कहाँ हो जाएगा, रानी खेत भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में है आपका, है ना। रानी खेत भी कहाँ है, ये हिल स्टेशन है आपका उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, कह रहा है कि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों, परजीविता कहते हैं ऐसे संबंध को। ठीक है, ऐसे संबंध को कहते हैं परजीविता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी, बताइए कौन सी भोजन संबंधित जो आदत है ये कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी। अब 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। ये दोस्तों कार्बन पद चिन्ह को क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा, यानी कि जो स्थानीय रूप से उगाए हुए जो खाद्य पदार्थ है वो आपका, है ना, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अभी दोस्तों 50% जो ऑफ चल रहा है, आप इस नंबर पे मात्र 251 में दोस्तों सारे मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा आपका 1 to 5 और 9, 10 सामाजिक विज्ञान के आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 27 नंबर की, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। अब बताइए कि उस जोड़े को पहचान कीजिए दोस्तों जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। 27 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा दोस्तों सूड़ी और इल्ली, है ना। सूड़ी और इल्ली जो है दोस्तों ये आपका कीटों के लार्वा के उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा देखने को मिलेगा, बायोलॉजी से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, खास करके बीपीएससी, है ना। बीपीएससी का आप अगर एग्जाम उठा करके देखते हैं तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, है ना। फिर केमिस्ट्री से रहेगा आपका, फिर आपका फिजिक्स से रहेगा, है ना। और अगर सोशल साइंस में हम बात करें तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, है ना। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी रहेगा, उसके बाद पॉलिटी रहेगा, है ना। और फिर आपका इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट आ जाएगा ज्योग्राफी में ही थोड़ा दोस्तों, उससे मिला जुला रहेगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 28 नंबर कि निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है दोस्तों, उसको कहते हैं रेडवुड, है ना, उसको कहते हैं रेडवुड, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है रेडवुड। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि दुनिया का सबसे लंबा आवृत्ति बीज पौधा कौन सा है, तो वो हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, आवृत्ति बीज जो पौधा अगर पूछे तो यूकेलिप्टस हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, देवदार कहाँ देखने को मिलेगा। देवदार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दोस्तों शंकुधारी वन में, है ना, हिमालय पर आपको मिलेगा देवदार के वृक्ष आपके। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। देखिए मानव द्वारा जो बनाए गए उपग्रह है ये कहाँ पे स्थापित होंगे, तो बताइएगा एक्सोस्फीयर में इसको स्थापित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक्सोस्फीयर में इसको स्थापित किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा एक्सोस्फीयर। और ये दोस्तों पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित करते हैं, तो 36,000 किलोमीटर इसको ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा। जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं उसको आपका। ठीक है, चलिए
देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे कि बादल बनने, गरजना, आपका बारिश होना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान होना, ये सारे होते हैं आपके क्षोभ मंडल में, है ना। वायुयान कहाँ उड़ते हैं दोस्तों, तो वायुयान जो उड़ते हैं वो आपको समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, याद रखिएगा, है ना। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत भी समताप मंडल में ही है आपका। अगला है दोस्तों कि रक्ताल्पता है एक, क्या है बताइएगा, रक्ताल्पता क्या है दोस्तों, तो एक रक्ताल्पता जो है ना, ये एक अल्पता रोग है आपका, ठीक है, इसको कहते हैं अल्पता रोग, है ना, रक्ताल्पता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ से आंसर दोस्तों, ठीक है। रक्ताल्पता जो होता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होता है, आपका B12 की कमी से होता है रक्ताल्पता, ठीक है, याद रखिएगा। B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन, कई बार पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम, तो याद रखिएगा दोस्तों साइनोकोबालामीन, है ना, साइनोकोबालामीन, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आपको कई बार रासायनिक नाम इसका पूछा जाता है दोस्तों, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है। देखिए विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है ना, आपके घर में भी हीटर होगा, तो ये दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नाइक्रोम दोस्तों ये निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, तो ये निकेल प्लस क्रोमियम का होता है ना, निकेल प्लस क्रोमियम का ये मिश्र धातु होता है आपका, याद रखिएगा, निकेल प्लस क्रोमियम। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, कह रहा है कि जब एक बस ड्राइवर, है ना, जब एक बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, गिर जाता है, इसका कारण क्या है ना। आप भी देखे होंगे कि जैसे ही ड्राइवर एक बार अगर ब्रेक लगा दिया तो आप फेंका जाइएगा, है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगाता है जोर से तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, तो गति का जड़त्व, है ना, गति के जड़त्व की वजह से ऐसा होता है दोस्तों, है ना। या तो कभी आप देखते होंगे कि थोड़ा सा गाड़ी चल रहा है और अगर गाड़ी से उतरिएगा तो थोड़ा अगर आप डायरेक्ट रुक गए तो आप गिर जाइएगा, है ना, लेकिन गाड़ी के दिशा में ही थोड़ा सा अगर आप आगे दौड़ जाइएगा तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गति का जड़त्व आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, आप देखिए गति का जड़त्व कहीं और लागू होता है, कहाँ का, जैसे कि आपको कूदना है ना, बहुत लंबा छलांग लगाना है, तो क्या करते हैं आप, थोड़ा देर दौड़ते हैं ना, थोड़ा दूर दौड़ करके लंबा छलांग लगाते हैं। अगर डायरेक्ट अगर कहे कि यहाँ पर खड़े खड़े लंबा छलांग लगाइए तो लगा पाइएगा नहीं, तो ये भी दोस्तों गति के जड़त्व के अंतर्गत ही आता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, 33 नंबर है दोस्तों कि क्लोरोजाइलिनॉल, है ना, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है। ये किस रूप में कार्य करता है बताइएगा, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल, ये जो मिश्रण है दोस्तों ये किस रूप में कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है आपका प्रतिरोधी के रूप में आप कार्य करता है आपका, ठीक है, प्रतिरोधी के रूप में आपका ये कार्य करता है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भार का इकाई एसआई मात्रक क्या होगा, है ना, भार का एसआई मात्रक यहाँ से पूछ रहा था, तो भार का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। क्या होता है, भार का एसआई मात्रक, आपको एकदम जवान पे याद होना चाहिए, न्यूटन होता है भार का। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का सबको पता होगा, है ना, क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। अगर हम पूछ ले कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है दोस्तों वर्ग मीटर। क्या होता है, वर्ग मीटर होता है आपका क्षेत्रफल का आपका। त्वरण का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है जी बताइएगा, त्वरण का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। कार्य का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहते रहता है। अब देखिए कौन सी विटामिन अगर कमी हो जाए आपके शरीर में और कहीं पर कट लग जाए तो फिर, है ना, कट लगता है देखते हैं, थोड़ा देर के बाद वो खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन की कमी है तो आपका दोस्तों खून बंद होना नहीं होगा, तो वो है विटामिन के आपका, ठीक है। विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन आपका, ठीक है, फिलोक्विनोन
इक्विनोन इसका विटामिन रासायनिक नाम है आपका, याद रखिएगा विटामिन के का आपका कई बार पूछा गया सवाल है ना, विटामिन के का रासायनिक नाम। अगर हम आपसे पूछ ले कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, और बी1 की कमी से बेरीबेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस बीमारी होता है, ठीक है ना। आगे है विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और सी की कमी से स्कर्वी रोग। अगर पूछे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अब पूछे कि विटामिन डी, है ना, विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी से कौन सा रोग होगा, तो सूखा रोग, ठीक है। अगर पूछे विटामिन ई, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की रोग होता है दोस्तों। अगर विटामिन बी12 का है, अभी बताया था ना विटामिन बी12, तो बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन, और विटामिन बी12 की कमी से रक्त क्षीणता या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम और इससे होने वाले जो कमी से होने वाला जो बीमारी है दोस्तों, वो आपको याद रखिएगा। ये एक सवाल यहाँ से जरूर पूछेगा 100%, है ना, याद रखिएगा। और मैं जब भी सवाल आता है तो मैं पूरा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको दोस्तों छूटने वाला नहीं है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा जीवाश्म से ऊर्जा। देखिए जीवाश्मीय ऊर्जा, ये जीवाश्मों से ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। देखिए जीवाश्मीय ऊर्जा में क्या आ जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम है आपका, कोयला है, तो पेट्रोलियम कोयला ये नवीकरणीय ऊर्जा है नहीं न है। अगर एक बार कोयला खत्म हो गया भाई साहब, तो कोयला को फिर बनने में हजारों लाखों बरस लग जाएगा। तो नवीकरणीय कहाँ हुआ, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम बार बार नया कर सकते हैं, बार बार जिसको हम बना सकते हैं। अब जैसे कि सौर ऊर्जा, तो सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो वो नवीकरणीय में आ जाएगा। पवन ऊर्जा, है ना, तो पवन हमेशा कभी चलना बंद होगा नहीं, तो पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा बनेगा वो हो जाएगा नवीकरणीय। जल ऊर्जा, जल कभी पृथ्वी पर से समाप्त नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जल ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा आपका, है ना। ज्वारीय ऊर्जा, तो समुद्र में हमेशा ज्वार आ रहा है हजारों लाखों साल से, और हजारों लाखों करोड़ों साल तक ये आते रहेगा, है ना, तो ये भी नवीकरणीय ऊर्जा में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहता है। देखिए मानव मस्तिष्क में, जैसे कि मैंने आपको बोला हेलो, तो आपके कान में दोस्तों ये कितने देर तक रहा, तो कान पर दोस्तों आपके 0.1 सेकेंड तक दोस्तों रहता है ना, 0.1 सेकेंड तक ये रहता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.1, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। आप कोई गाना सुनते हैं, तो जैसे कोई एक गाना गाया थोड़ा सा, है ना, तो वो कितने देर तक रहेगा, 0.1 सेकेंड तक रहता है, फिर वो धीरे मतलब फिर दूसरा आवाज आएगा, फिर दूसरा आवाज आएगा, है ना। कोई एक वर्ड जो है वो 0.1 सेकेंड तक आपका रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बताइएगा। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, त्वरण है, गति है, दूरी है, वेग है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यहाँ ग कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, वेग हो जाएगा आपका। वेग दोस्तों कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि, 100% दोस्तों एक सवाल आपसे जरूर पूछेगा कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, और जब भी आता है दोस्तों तो मैं उसको बारे में बता ही देता हूँ। वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, परागकण किसमें पाए जाते हैं। देखिए परागकण किस में पाए जाते हैं, अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है आपका वर्तिकाग्र, बीजांड, परागकोश या पुष्प गुहा। देखिए जो परागकण जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये परागकोश में पाए जाते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका परागकण परागकोश में, सिंपल, है ना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, देखते हैं फिर निकल लेते हैं, प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, है ना, आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं, है ना, बस PDF का चार्ज है मात्र 251, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना, किताब से छाटना, टाइपिंग करना, ये करना वो करना, ठीक है। तो मात्र 251, है ना, ये भी आपको 50% अभी कम कर दिया गया है, ठीक है, और 50% अभी ये छूट है, इस पर आप ले सकते हैं ना, अभी फिलहाल 251 में लग रहा है, ठीक है। चलिए ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी।
देखिए दोस्तों, तो कौन सी यहाँ पर विधि कह रहा है जल को पंकिल जल से अलग करेगी, उसको कहते हैं दोस्तों आपका निस्यंदन विधि, है ना। क्या कहते हैं उसको? निस्यंदन विधि के द्वारा जल को पंकिल जल से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 सवाल कह रहा है दोस्तों कि वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है। देखिए, वी.आई. लेनिन का संबंध जो है ये रूसी क्रांति, आप पढ़े होंगे आपका हिस्ट्री में, है ना। तो ये रूसी क्रांति से संबंधित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है आपका वी.आई. लेनिन। ठीक है, लेनिन दोस्तों याद रखिएगा, लेनिन को क्या कहा जाता है ना, जल्दी से बताइए आपको। विश्व की प्रथम समाजवादी सरकार जो है वो कहाँ बनाया गया था, तो रूस में बनाया गया था, है ना। और समाजवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं। समाजवाद के जनक किसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दोस्तों, है ना, 1848 में दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की भी घोषणा किया था आपका कार्ल मार्क्स आपका। देखिए, लेनिन के नेतृत्व में ही रूस के जार को हटा करके, क्योंकि रूस में जो राजा होता था उसको जार कहते थे, है ना, तो जार को हटा करके लेनिन ने ही दोस्तों मजदूर और किसान की सरकार की स्थापना की थी। कहाँ, तो रूस में, याद रखिएगा, यानी कि समाजवादी सरकार की स्थापना की थी। तो सबसे पहले समाजवादी सरकार की स्थापना किसने किया था रूस में, तो वो था आपका लेनिन। ठीक है, और ये विश्व का भी पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम समाजवादी सरकार रूस में ही स्थापित हुआ था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 42 नंबर। प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। भारत में जो प्रमुख जो बंदरगाह है दोस्तों, वो प्रमुख 13 बंदरगाह है आपका, है ना, और छोटे छोटे आपका लगभग 200 बंदरगाह है। ठीक है, तो छोटे छोटे 200 बंदरगाह है और प्रमुख जो बड़े बड़े बंदरगाह है वो आपके 13 बंदरगाह है, जिसमें एक बंदरगाह है आपका दीनदयाल बंदरगाह। तो दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों ये कर दिया गया है कांडला बंदरगाह को, है ना। पहले कांडला बंदरगाह नाम था, अब इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, है ना जी। ध्यान रखिएगा आपको, दीनदयाल बंदरगाह। और ये है कहाँ, तो ये गुजरात में है ना जी। ये कहाँ है, गुजरात में है। कांडला बंदरगाह यानी कि दीनदयाल जो बंदरगाह है दोस्तों, ये कैसा बंदरगाह है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कैसा है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। और दोस्तों ये प्राकृतिक है आपका। ठीक है, कैसा है, तो ये प्राकृतिक है, ये भी आपको याद रखना है ना, ये प्राकृतिक है और ज्वारीय है आपका। चलिए, अगर जैसे कोलकाता बंदरगाह दोस्तों, ये हुगली नदी द्वारा बंगाल की खाड़ी से गुजरता है, याद रखिएगा, जुड़ा हुआ है। अगला है माओ जी डांग। माओ जी डांग दोस्तों, ये किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था दोस्तों, बताइए। माओ जी डांग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माओ जी डांग दोस्तों, ये किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था, 43 का हो जाएगा आपका, चीन का, है ना। कहाँ का था ये, चीन का था ये साम्यवादी आंदोलन का जनक इसको कहते हैं, है ना, माओ जी डांग को। और इसी को दोस्तों माओ त्से तुंग भी कहा जाता है ना। माओ जी डांग को ही दोस्तों माओ त्से तुंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 44 नंबर। 44 नंबर सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन थे। कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर थे और उसी समय इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न, है ना, भारत रत्न दिया गया था। वो थे दोस्तों आपके, कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत, है ना, गोविंद बल्लभ पंत थे आपको दोस्तों। और गोविंद बल्लभ पंत को दोस्तों भारत रत्न मिला था कब, तो 1957 ईस्वी में। कब मिला था, 1957 में मिला था। अगर पूछा जाए कि मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। कब, तो 1966 ईस्वी में मरणोपरांत इनको दिया गया था, है ना, भारत रत्न आपको। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया, तो 1991 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको दिया गया था। और गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं, इनको दिया गया था आपका 1997 ईस्वी में, याद रखना है। अगला प्रश्न है सॉरी, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर की 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। 10 कुमार चरित जो रचना है दोस्तों, ये दंडी की रचना है ना, दंडी की रचना है। कहीं दांडी लिखता है, कहीं दंडी लिखता है, याद रखिएगा। तो ये दंडी की रचना है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही। दंडी जो था दोस्तों, ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था आपका दंडी। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, प्रश्न नंबर
46 नंबर कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। देखिए उबेर कप बहुत इंपॉर्टेंट कप है, तो उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है ना, तो ये सिर्फ बैडमिंटन भी आपको दे सकता है, यहाँ पर महिला बैडमिंटन दे दिया है तो और भी बहुत अच्छी बात है ना, तो ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है आपको उबेर कप। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित और भी बहुत सारा कप है, जैसे कि दोस्तों अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप है, चड्डा कप है ना, थॉमस कप है। ठीक है, तो ये सारे बैडमिंटन से संबंधित कप है आपके। अगला प्रश्न चलते हैं 47 नंबर। 47 कह रहा है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्न में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। किसने? तो बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो दोस्तों ये किसानों के लिए जो संघर्ष किए थे वो किए थे अवध से। आपका कहाँ से किए थे? अवध क्षेत्र से किए थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, है ना। और अवध किसान सभा का गठन हुआ था कब? तो 17 अक्टूबर, है ना, 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और मदन मोहन मालवीय के द्वारा और गौरी शंकर मिश्र के द्वारा आपका हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना, सभी लोग एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के शासक थे। देखिए राजा शशांक जो थे जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो गौड़ साम्राज्य के थे। किससे थे दोस्तों? गौड़ साम्राज्य के थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गौड़ साम्राज्य के थे। जो शशांक था ना दोस्तों ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शैव धर्म का अनुयायी था। ये वही शशांक है जिन्होंने दोस्तों बोध गया में जो बोधि वृक्ष था इसको कटवा दिया था, है ना, ये वही शशांक है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 49 नंबर कह रहा है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। बताइए, भारतीय क्रांतिकारियों में से दोस्तों किसने जो था वो जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। वो थे आपके कौन? तो वो थे दोस्तों आपको बाघा जत्तीन। कौन थे? बाघा जत्तीन थे दोस्तों, है ना। बाघा जत्तीन, भारतीय क्रांतिकारी बाघा जत्तीन जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये तो आपको पता होगा कि 73वां 74वां किससे संबंधित है, तो ये पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है आपका। ठीक है, जो पंचायत है दोस्तों, तो नगर जो पंचायत समिति है ना, जो ग्राम पंचायत है, इसमें दोस्तों कितने विषय हैं? तो टोटल 29 विषय है। नगर पालिका में आपको 18 विषय है। ये विषय भी आपको याद रखिएगा। और ये जोड़ा गया था आपका कब? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, है ना, 1992 ईस्वी में होता है आपका। ठीक है, और इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों आपका जोड़ा गया था। 11वीं आपका पंचायत से संबंधित है और 12वीं आपका नगर पालिका से संबंधित है आपका। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, वो प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव के काल में ये दोस्तों ये आपका काम हुआ था। भारत में जो पंचायती राज है दोस्तों ये कितने स्तरीय है? तो ये 3 स्तरीय है आपका, है ना। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका ग्राम स्तरीय, है ना, पहला है ग्राम स्तर पर। दूसरा कौन सा है? तो वो है प्रखंड स्तर पर, है ना। और आपका तीसरा कौन सा है? तो वो है आपका जिला स्तर। ठीक है, ये 3 स्तरीय है आपको इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, याद रखना है, त्रिस्तरीय, जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर आपका। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ये इसका आंसर दे दिया गया है, यहाँ से आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग कितना इसमें सही किए हैं। तो आज टेस्ट नंबर 51 यहाँ से कंप्लीट हो गया है ना। बहुत सारा क्लियर यहाँ पर हुआ आप लोग का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका पीडीएफ चाहिए इसका तो 50% ऑफ पर दोस्तों आप पीडीएफ ले सकते हैं, नोट ले सकते हैं, है ना। तो ये नंबर है जहां आपको मात्र 251 अभी इसमें पे करना होगा। 499 मेरा चार्ज
चार्ज था, लेकिन अभी घटा दिए हैं, है ना, आप सभी के लिए। तो जितना जल्दी हो सके इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो देखिए, वीडियो तो बहुत सारा हो गया है ना, क्लास तो लंबा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर वीडियो सारा नहीं देख पाइएगा तो कोई बात नहीं है, अगर पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं ना तो ये भी आपके लिए काफ़ी है दोस्तों, है ना। पीडीएफ भी अगर आप पढ़ लेते हैं और सारा आंसर भी आपको यहाँ दे दिया गया है तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। ये नंबर है जहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे, और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है ना, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी पेमेंट करेंगे दोस्तों इस नंबर पर 7857824310 पर, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, ताकि आपको इस नंबर पे सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, है ना, और आपको फिर ग्रुप में जोड़ा जा सके, और डेली वाइज फिर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। जैसे जैसे क्लास होते जाएगा आपको सारे मिलते चले जाएंगे, यानी एग्जाम तक मिलेगा। एग्जाम तक आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप किसी भी नंबर से पे कर सकते हैं, लेकिन जो आपका व्हाट्सएप होगा उसी से आप हमको मैसेज कीजिएगा, है ना, तो अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं रात में 9 बजे से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी एकदम जोर शोर से करते चलना है ना। थैंक यू।